हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का सेकेंड लास्ट पार्ट है। अब चाओ की शादी उस ओल्ड मैन से हो चुकी थी, लेकिन वो उसे अपने हस्बैंड होने का हक मांगता है, बट चाओ उसे देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वो जब भी उसके क्लोज आने की कोशिश करता, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता, तो चाओ उल्टा उसे झगड़ पड़ती, लड़ पड़ती कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ और मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें जान से मार दूंगी। जिस पर वो उस पर काफी अत्याचार भी करता। फा जब रूम में आता है तो नामपिंग रो रही होती है। नामपिंग को इस तरह रोते हुए देख करके फा भी काफी परेशान हो जाता है। वो नामपिंग से पूछता है, आखिर क्या बात है, किस वजह से तुम इतना ज्यादा रो रही हो। तब यहाँ पर नामपिंग उसे कहती है, मैंने सरफान और तुम्हारी बातें सुन ली, क्या सच में तुम मुझे छोड़ दोगे। अब यहाँ पर दिखाया जाता है नामपिंग की लाइफ में भी अब फा इम्पोर्टेंस रखने लगा था। वो उससे प्रॉमिस लेती है कि प्रॉमिस करो, सिचुएशन चाहे जैसी भी होगी, आगे तुम मेरा ख्याल रखोगे और मुझे कभी भी छोड़ोगे नहीं, क्योंकि मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ये कहते हुए वो सडनली उसे किस भी कर लेती है। दिन ब दिन अब सरफान की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। वो अपनी शक्तियों का कुछ ज़्यादा ही गलत यूज़ करने लगा था। तब लिमजी उसे मना करती है कि उसे अपनी शक्तियों पर काबू रखना चाहिए, वरना वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन सरफान उसकी एक भी नहीं सुनता, उल्टा उसे पुश कर देता है और वार्न करता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसी वजह से मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अचानक से सरफान को पता नहीं क्या हो जाता है, जिसकी वजह से वो अजीब तरीके से हरकतें करने लगता है और उसे अपनी बॉडी पर भी कंट्रोल नहीं रखने हो रहा था, क्योंकि वो घोस्ट उसके ऊपर हावी हो रहा था। तब लिमजिका उसे समझाती है, बट वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। इधर ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। अब वो चाओ का हस्बैंड था, बट वो उसे वो सारे हक नहीं दे रही थी, इसी वजह से वो उसे ज़बरदस्ती लेने की कोशिश कर रहा होता है। बट चाओ तो साफ मना कर रही होती है कि वो उसे कुछ भी हक नहीं देगी। तब वहाँ पर जॉम की एंट्री होती है। जॉम को अपने रूम में देख करके कुछ टाइम के लिए ओल्ड मैन परेशान भी होता है और यहाँ पर जॉम और चाओ दोनों मिल करके उस ओल्ड मैन को मार देते हैं। तब यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने गलत पर्सन से हाथ मिलाया। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नामपिंग सो रही होती है। जब उसकी आँख खुलती है तो अपने इतने ज़्यादा क्लोज फा को देख करके वो डर जाती है, क्योंकि फा स्माइल कर रहा होता है। तब यहाँ पर उसे पूछती है कि वो इतने मॉर्निंग में क्या कर रहा है। फा उसे कहते हैं, एक्चुअली मैंने कुछ सरप्राइज़ प्लान किया, सोच रहा हूँ तुम्हें दिखाने के लिए, बस इसी वजह से कब से यहाँ पर बैठा हूँ और वेट कर रहा था कि तुम जब उठोगी तो मैं लेकर चलूँगा। तब नामपिंग उसके साथ जाती है, जहाँ पर फा उसे हॉर्स राइड भी देता है और यहाँ पर फाइनली फा कन्विंस कर ही लेता है कि वो नामपिंग को बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है और उसे बिल्कुल भी अपने से दूर नहीं करना चाहता है। और यहाँ पर दोनों की किस सीन को भी दिखाया जाता है। सरफान अब अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी कंट्रोल खो चुका था। लिमजिका उसकी हेल्प करती है, उसे मेडिसिन पिलाती है, लेकिन अब सरफान एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो अपनी शक्तियों का यूज़ भी करना चाह रहा था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। चाओ और जॉम को दिखाया जाता है। दोनों मिल करके उस ओल्ड मैन को अधमरी हालत में उसे उसके दुश्मन के पास लेकर चले आते हैं, जहाँ पर वो खुद भी देख करके शौक था। यहाँ पर दिखाया जाता है जॉम बस इस वजह से उसे उसके दुश्मन के पास लेकर आया था, क्योंकि वो उससे हाथ मिलाना चाह रहा था, क्योंकि उसे कबीले पे राज जो करना था। नेक्स्ट सीन में कांग को दिखाया जाता है। थिप के रूड बिहेवियर की वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो ये घर छोड़ करके चली जाएगी। अब वो अपना सामान पैक करके घर छोड़ने वाली रहती है। तब थिप उसे मनाता है और उसे कहता है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाओ ना, इस वक्त मुझे तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है। खैर थिप रिक्वेस्ट करे और कांग ना माने, ऐसे तो हो ही नहीं सकते। वो उसके रिक्वेस्ट पे वापस से उसके घर पर रुक जाती है। फा नामपिंग को एक ऐसी प्लेस पर लेकर आया हुआ रहता है जहाँ पर कपल्स हैं और सब एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ये सब देख करके नामपिंग को बहुत ही अजीब लगता है। वो फा से कुछ पूछ पाती उससे पहले कुछ खूबसूरत लड़कियाँ आ जाती हैं और फा को देख करके वो तो उस पर लट्टू हो जाती हैं और उसके आगे पीछे मडलाने लगती हैं, जिसे देखने के बाद नामपिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो सारी लड़कियाँ फा के साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देती हैं। फा उन्हें रोकने की कोशिश करता, बट वो लोग उसकी एक भी नहीं सुनते। तब वहाँ की ओनर आ जाती है और वो उन लड़कियों को वहाँ से दूर करती है। फा जब रूम में आता है तो नोटिस करता है नामपिंग कुछ बिगड़ी बिगड़ी सी लग रही है। एक्चुअल में वो फा पर गुस्सा कर रही होती है और फा के पूछने पर वो उससे पूछती है, तुम ऐसी जगहों पे क्यों आते हो, आखिर क्या काम है तुम्हारा। तब फा कहता है, एक्चुअली मुझे कुछ काम है, तभी तो मुझे आना पड़ा। तब नामपिंग उस पर गुस्सा करने लगती है कि नहीं, तुम ऐसी जगहों पे अब से नहीं आओगे। तब फा कहता है, क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। नामपिंग के ना कहने पर वो दोबारा से नीचे चला जाता है। कांग भी फा के साथ आया हुआ था और फा के कहने पर वो नामपिंग को खाना देने के लिए आया था। नामपिंग उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, कहने को यही कहते हो ना कि फा के अच्छे दोस्त हो, तो क्या उसे समझा नहीं सकते हो कि ऐसी जगहों पे नहीं आया करते हैं, और स्पेशली जिनकी शादी हो जाती है वो तो बिल्कुल भी ऐसी जगहों पे नहीं आते हैं। नेक्स्ट सीन में माफिया को दिखाया जाता है। जॉम उसे हाथ मिलाता है और कबीले पे अटैक करने के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पर माफिया को दिखाया जाता है उसकी गंदी नज़र चाओ पे पड़ जाती है और वो जॉम से कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, ज़रा साइड में आना।
जॉम जब उससे बात करने के लिए साइड में जाता है तब उससे कहता है, मैं तुम्हारी एक ही कंडीशन में हेल्प कर सकता हूँ, अगर ये तीखी मिर्ची मेरे हवाले कर दो तब। अब जॉम एकदम से पागल हो चुका था, उसे किसी भी कंडीशन में बस सरदार बनना था। और वो चाओ के पास जाता है, उसे ड्रिंक देता है और उस ड्रिंक में उसने कुछ मिला दिया था जिसे पीने के बाद चाओ की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है। इधर जॉम को दिखाया जाता है, जॉम बाहर आता है और माफिया से कहता है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, जाओ, देखी मिर्ची तुम्हारा रूम में वेट कर रही है। और ये कहते हुए वो उसे कहता है, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब तुम्हें भी अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। माफिया यस बोल करके रूम के अंदर चला जाता है और सडनली डोर को बंद कर देता है, जिसे देखने के बाद चाओ तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है कि वो करे तो क्या करे। और यहाँ पर दिखाया जाता है फाइनली चाओ की लाइफ बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। इधर दिखाया जाता है अब नामपिंग को जेलेसी हो रही थी कि उसका हस्बैंड कहीं लड़कियों के बीच में फंस तो नहीं गया, तो वो भी एक बॉय का गेटअप लेकर आती है, लेकिन सारी गर्ल्स तो उसके ही पीछे पड़ जाती है, उसे एक हैंडसम बॉय समझ करके। खैर नामपिंग जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के वहाँ से भागती है और उसी प्लेस पर थिप की भी एंट्री होती है। नेक्स्ट सीन में नामपिंग को दिखाया जाता है, अब वो शहर में आई हुई थी तो वो जाती है अपनी बहन से मिलने के लिए। कहने को तो कांग उसकी असिस्टेंट रहती है, बट वो उसे एक सिस्टर की तरह ट्रीट करती है। वो उसे हक कर लेती है, तब यहाँ पर कांग देती है और उसे पूछती है, क्या तुम ठीक तो हो, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आई हो। तब नामपिंग उसे कहती है, एक्चुअली मेरा दिल किया तुमसे मिलने के लिए, बस इसी वजह से चली आई। और यहाँ पर वो फाकी रिलेटेड उससे कुछ ज़्यादा ही बातें करती है और कहती है कि मैं भी उसे लाइक करती हूँ और मैं उसके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ, वो जहाँ भी रहेगा मैं उसके साथ रहूँगी। कांग के थ्रू नामपिंग को इस बारे में पता चल जाता है कि जिस जगह पर वो लोग आए हुए हैं उसी जगह पर थिप इंक्वायरी करने के लिए गए हैं। इधर दिखाया जाता है फाइनली थिप और फा एक बार फिर से आपस में टकरा जाते हैं और उन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी वो दोनों बस एक दूसरे से फाइटिंग कर ही रहे होते हैं, तब वहाँ पर कुछ गुंडे की एंट्री हो जाती है जो कि जॉम ने भेजा था। यहाँ पर वो दोनों अपने झगड़े को साइड में रखते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए उन गुंडों से काफ़ी बहादुरी से लड़ते हैं। जॉम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वो दोनों मिल करके उसके बंदों की खूब पिटाई करें, तब वो नामपिंग को अपना सहारा बनाते हुए कहता है, अगर तुम दोनों ने गन को नहीं नीचे रखा तो इस प्यारी सी जान को मैं मार दूंगा। तब वो दोनों गन को नीचे रख देते हैं। यहाँ पर जॉम को दिखाया जाता है, वो फा से कहता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम दोबारा कबीले में ना आओ, और ये कहते हुए उसे शूट कर देता है और इसके अलावा वो थिप को भी शूट कर देता है। अब नामपिंग उन दोनों को बचाने की कोशिश कर रही होती है, तब जॉम उसे भी शूट कर देता है, जिसकी वजह से नामपिंग को गोली लग जाती है और उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। फा जैसे तैसे करके नामपिंग को वहाँ से लेकर के जाता है बाहर और वो कोशिश करता है कि नामपिंग सेफ रहे। गोली बैक साइड पे लगने की वजह से नामपिंग की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है, तो फा उसे गोद में उठा करके लेके जाने लगता है हॉस्पिटल, लेकिन रास्ते में कहता है कि वो अपनी आँखें ना बंद करे, वो उसे देखती रहे, लेकिन गोली लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से अब फा बहुत बुरी तरीके से डर जाता है कि कहीं वो नामपिंग को खो ना दे। इसी वजह से वो जल्दी से हॉस्पिटल लेकर के नामपिंग को पहुंचता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फाइनली फा नामपिंग को हॉस्पिटल में लेकर पहुंच जाता है अपने बेस्ट फ्रेंड के पास। फा बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है और वो अपने फ्रेंड से कहता है, प्लीज़ कुछ भी करके बस इसकी जान बचाओ, इसकी जान मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जान से तो मैं ज़िंदा हूँ। यहाँ पर दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद जब नामपिंग का ट्रीटमेंट फिनिश होता है, तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने गोली निकाल दी है, कुछ टाइम के बाद इसे होश आ जाएगा, लेकिन तुम्हें तब तक के ख्याल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है थिप को भी गोली लगी हुई थी, तो यहाँ पर कांग उसकी पूरी केयरिंग करती है। अब उसकी केयरिंग में ही थिप को उसका प्यार नज़र आ रहा था। तब थिप उससे फाइनली पूछ ही लेता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। थिप का ये सेंटेंस सुनने के बाद कांग कुछ टाइम के लिए शॉक्ड, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तब यहाँ पर थिप के फोर्स करने पर फाइनली वो उसे बता देती है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन कभी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे सामने रख पाऊँ। थिप ये देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो भी कांग को लाइक करने लगा था। थिप हर हॉस्पिटल में अब नामपिंग को तलाश करने लगा था कि हो ना हो गोली लगने की वजह से नामपिंग हॉस्पिटल में ही होगी। यहाँ पर डॉक्टर देख लेता है थिप को, वो फा के पास आता है और उसे कहता है, थिप तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर भी आ गया है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तब यहाँ पर फा कहता है, इतनी आसानी से मैं थोड़ी भाग सकता हूँ, और वो फटाफट मेडिसिन लेता है और नामपिंग को अपने साथ लेकर के वहाँ से दूसरी जगह पर चला आता है। जब नामपिंग को होश आता है और अपने सामने फा को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब फा जब उठता है और देखता है नामपिंग को होश आ गया, तो उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता है। फा नामपिंग से कहता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है ना। तब नामपिंग स्माइल करते हुए कहती है, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, और जब तक तुम मेरे पास रहोगे मैं ठीक ही रहूँगी। फा के कहने पर उसका फ्रेंड
नाम पिंग का ट्रीटमेंट चोरी छुपे कर रहा था ताकि दुनिया वालों के सामने नाम पिंग ना आने पाए, क्योंकि फ़ा ऐसा चाहता था। लेकिन यहाँ पर थिप को दिखाया जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है तुम फ़ा के साथ मिले हुए हो, मुझे बता दो नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। तब यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि तुम जैसे सोच रहे हो फ़ा वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और उन दोनों को अलग करने का सोचो भी मत, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जॉम को। अब वो उस माफिया के साथ मिल करके अपने ही कबीले पे अटैक कर देता है और सारे लोगों को मारने लगता है। जो भी उसके रास्ते के बीच में आता वो उसे मौत के घाट उतारता या तो बंदी बना लेता। यहाँ पर उसने पीकोंग और अपनी मोम को भी बंदी बना लिया था, क्योंकि वो दोनों उसके रास्ते में आ रहे थे। तब यहाँ पर जॉम को मालूम पड़ता है कि उसके डैड पूरे घोस्ट में कन्वर्ट हो गए हैं और वो लोगों को मार करके खा रहे हैं। इधर सरफान को दिखाया जाता है, अब उसके अंदर घोस्ट पूरी तरीके से अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देता है और वो लोगों को मार करके खाने लगता है। सारे लोग इस तरह से अपने सरदार की कंडीशन देख करके बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर इधर उधर भागने लगते हैं। तब जॉम देखता है अपने डैड की कंडीशन, और यहाँ पर वो अपने डैड की हेल्प ना करते हुए बल्कि उस माफिया के साथ मिल करके अपने ही डैड को कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। जॉम जैसा चाहता था सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही क्रिएट हो चुकी थी। उसके डैड की भी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, अब उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। इसी वजह से वो अब बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनने की कोशिश कर रहा था और अपने डैड पर भी वो काफ़ी अत्याचार करता है, ये जानते हुए कि वो उसके रियल डैड है और वो उसका कभी बुरा नहीं चाहे। इरफान की इस कंडीशन के बारे में जब फ़ा को मालूम पड़ता है तो वो बिना टाइम वेस्ट किए सरफान की पूरी हेल्प करता है और उसे इस सिचुएशन से भी बाहर निकाल लेता है। सरफान को दिखाया जाता है अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। लिमजिका उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है। यहाँ पर सरफान को अब अपने बेटे के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था कि वो जैसा चाहता था उसका बेटा तो बिल्कुल अपोजिट निकला, वो अपने डैड पर ही अत्याचार करने लगा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फ़ा जानबूझकर अब नाम पिंग को उसके पेरेंट्स के पास छोड़ देता है, क्योंकि उसे फिक्र होने लगी थी कि अगर कहीं नाम पिंग को कोई मार दे या उसे हर्ट कर दे तो वो बिल्कुल भी जी नहीं पाएगा। इससे बेटर रहेगा कि वो नाम पिंग से दूरी ले ले। लेकिन यहाँ पर नाम पिंग अपने पेरेंट्स और थिप को समझाने की कोशिश करती है कि फ़ा बहुत ही अच्छा है, वो भले ही बिलोंग करता है डाकू की फैमिली से, लेकिन वो उनकी तरह नहीं है, उसकी रियल फैमिली तो कोई और है। वो उसे सिटी ना ले जाए, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी एक नहीं सुनते और ज़बरदस्ती नाम पिंग को वापस सिटी ले जाने के बारे में सोच रहे होते हैं। नाम पिंग रिक्वेस्ट करती है बट कोई नहीं सुनता है। जब फ़ा को इस बारे में मालूम पड़ता है कि उसके पेरेंट्स उसे ज़बरदस्ती सिटी ले जा रहे हैं और वो हो सकता है अब नाम पिंग से कभी ना मिल पाए, तब रास्ते में वो जाता है जहाँ पर पुलिस उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती है। और यहाँ पर नाम पिंग अपने मॉम डैड से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना, फ़ा बहुत ही अच्छा है, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और हमारी शादी भी तो हो गई है। लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं नहीं, तुम हमारी बेटी हो, हम बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि तुम किसी डाकू की वाइफ रहो। लेकिन नाम पिंग अपने डैड और मॉम को चकमा दे करके वहाँ से भाग जाती है, जबकि कांग को मालूम रहता है कि नाम पिंग कहाँ गई है, लेकिन वो अंकल आंट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होने देती है कि वो इस बारे में जानती है। उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं कि एक बार उन्होंने अपनी बेटी को वापस से खो दिया। नाम पिंग रोते हुए फ़ा के पास जाती है और उसे कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि सिचुएशन चाहे जैसी भी रहेगी तुम हमेशा मुझे सपोर्ट करोगे और मुझे कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाओगे, तो तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारे बिना जी पाऊँगी? प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम जहाँ रहोगे मैं खुशी खुशी रहने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे खुद से दूर मत करो। अब यहाँ पर नाम पिंग की बातें सुनने के बाद फ़ा भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसकी बातों में आ जाता है। लेकिन जब उसे नाम पिंग का ख्याल आता है कि नहीं, मेरी वजह से मैं तुम्हारी लाइफ को मुसीबत में नहीं डाल सकता हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ को और बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, इसी वजह से वो नाम पिंग से बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर में बात करता है और उसे ज़बरदस्ती वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन नाम पिंग अब उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है और उसे कहती है, मैं मर जाऊँगी तो भी वहाँ नहीं जाऊँगी। नेक्स्ट में दिखाया जाता है नाम पिंग को ढूंढने के लिए अब स्पेशल आर्मी आ जाती है। यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि डिट्टो फ़ा की तरह दिख रहा था, लेकिन वो फ़ा नहीं था। यहाँ पर फ़ा और उसके बीच में फाइटिंग होती है। फ़ा ने अपने फेस को कवर करके रखा था, इस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाता, और यहाँ पर उस बंदे ने अपने फेस पे ब्लैक मार्क किया था, जिसकी वजह से फ़ा उसे नहीं पहचान पाता। खैर इन दोनों के बीच में काफ़ी फाइटिंग होती है। सो नेक्स्ट पार्ट में देखना ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि फ़ा की तरह दिखने वाला पर्सन आखिर है कौन।